खबर की गाजियाबाद से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद के करहेड़ा में एक साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। हिंदू धर्म को छोड़कर इन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इनका हिंदू धर्म से मोह भंग क्यों हुआ? आखिर क्यों इन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया? इसके पीछे जो एक बड़ी वजह सामने आ रही है वो हाथरस से जुड़ी है। हाथरस कांड के बहाने वाल्मीकि समाज के 50 परिवारों के 236 लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बीती 14 अक्टूबर को इलाके में रहने वाले वाल्मीकि समाज के 236 लोग एकजुट हुए और उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर के परपोते राज रत्न आम्बेडकर की मौजूदगी में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। हाथरस को लेके और फिर आपका राजस्थान में सब जगह दलित को ही साथ हो रहा है, कोई मतलब किसी और कास्ट के लिए नहीं हो रहा है। और आज जो दलितों के साथ हो रहा है, कोई बड़ी कास्ट के साथ नहीं लग रही। निर्भया कांड में सबने मोमबत्ती कैंडल वहाँ से निकाल रहा, उसमें हम भी थे। आज हमारी दलित की लड़की हमारी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, तो और बिरादरी क्यों साथ नहीं लग रही? सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना इनके गुस्से की एक बड़ी वजह है। ना तो इन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला और ना ही उज्ज्वला योजना में इनका नंबर आया। लिहाजा इन्होंने अपना गुस्सा धर्म परिवर्तन कर जाहिर किया। हिंदू जब हिंदू मुस्लिम होते हैं तो हमें हिंदू की गिनती आती है, उसके बाद हमें कोई नहीं पूछता, चाहे कोई योजना हो, सरकारी योजना हो, कुछ भी हो। अभी हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म भरे थे 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए। किसी के भी एक भी मकान यहाँ पे नहीं बना, सिर्फ एक बना हुआ और कुछ नहीं। गैस उज्ज्वल योजना के फार्म भरे हुए, उज्ज्वल योजना फार्म भरा था, किसी का भी यहाँ पे वो नहीं हुआ। तो कोई योजना हमारे यहाँ पे आती नहीं। ये लोग हिंदू धर्म में ऊंच नीच जात पात के भेदभाव से आहत हैं। आखिर जिस धर्म की खातिर ये लोग अपनी जान भी देने को तैयार रहते हैं, उसी धर्म में इन लोगों को इंसान का दर्जा तक नहीं दिया जाता। कि जो ये हाथरस कांड और इधर उधर जो हमारे वाल्मीकि समाज के साथ को जो आज सताया जा रहा है, मुख्य बात तो दुख तो ये पहुंचा कि जब इन पर कोई कष्ट आता है तो वाल्मीकि समाज इनके साथ हिंदू बनकर चलती है, और जब वो समय निकल जाता तो उसके बाद हम हिंदू नहीं रहते। इन लोगों का कहना है कि लगातार आर्थिक तंगी से जूझने के बावजूद इनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। हर जगह इनकी अनदेखी की जाती है। या जब हमको जहाँ से फायदा होएगा हम तो उसको ही तो अपनाएंगे। अब जहाँ से हमें कुछ फायदा ना, तो उसको अपनाने से हमें फायदा क्या? कुछ भी नहीं। उनको कहीं भी ऐसा लगता है कि हम दबाव में हैं, हमें सही रास्ता, सही इंसाफ किस तरफ मिल सकता है। तो उन्होंने सोचा भाई कोई ना कोई तो ऐसा होगा, तो इसलिए दलित समाज इस तरफ आकर्षित है क्योंकि उन्हें कानून से भी वो नहीं मिल पाता इंसाफ। दरअसल हाथरस में जिस पीड़ित की गैंगरेप के बाद हत्या की जांच चल रही है वो वाल्मीकि समाज की थी। इस घटना के बाद से वाल्मीकि समाज के लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन की इस घटना ने दलित समाज के लोगों के गुस्से को जगजाहिर कर दिया। गाजियाबाद से अमित सिंह राणा, न्यूज़ 18। और गाजियाबाद से इस वक्त अमित राणा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आपने इन परिवारों से बातचीत की होगी, आखिर क्या वजह रही कि इनको हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा? क्या वाकई में इनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से साहिबा थाना क्षेत्र का एक करैड़ा इलाका पड़ता है जहां वाल्मीकि रहते हैं। तकरीबन 70 यहाँ परिवार है, जिनमें से 50 परिवारों ने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लिया है। उसके पीछे की जो असल वजह है, सबसे जो बड़ी वजह बता रहे हैं वो है जातिवाद। कि जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही जो सरकारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए वो इनको नहीं मिल रही है। यहाँ कई बार इन्होंने आवेदन भी किए, किसी तरह की सुविधा इनको नहीं मिल पाई। लेकिन सबसे बड़ा जो ये बता रहे हैं वो जातिवाद बता रहे हैं। क्या असल वजह है वो जानने के लिए सीधा बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा पवन, क्योंकि आप ही ने इस मुद्दे को उठाया कि असल वजह क्या रही कि आपने बौद्ध धर्म को अपनाया? असल वजह यही है कि सबसे पहले जाति प्रथा की, जाति प्रथा बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जी सबसे पहले जो हाथरस कांड है उसके विषय में पूरी दुनिया को पता है और CBI जांच भी कर रही है। मोदी सबसे पहले मुद्दा तो यही है। हाँ, उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार आप लगातार कह रहे थे कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो वैसे तो वाल्मीकि को अपना बनाता है लेकिन फिर हटा दिया जाता है। हाँ जी, वाल्मीकि समाज हिंदू मुस्लिम तो हिंदू है जी, और बाकी जो कोई कुछ भी मतलब आपस में हिंदू लड़ते हैं, मतलब अनदेखी की जाती है आपके समाज की। बिल्कुल ये तो है सर। जब आपस में हिंदू लड़ते हैं तो ऐसे हरिजन वाल्मीकि जाटा फलाना ये आ जाते हैं। लेकिन आज अभी जब आपने अपना आंदोलन किया कल उसके बाद जब बात की है तो खुद जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे तो क्या बात हुई आप लोगों की? बात ये हुई थी कि उन्होंने बोला था कि जो तुम्हारी समस्याएं आज तक नहीं सुनी गई है उन चीज़ों पे हमने एक हफ्ते का सोच विचार तो लगा। आपने लिखित में तमाम चीज़ें दी हैं? पूरी लिखित में ठीक है अमित, जुड़ा मेरा एक सवाल है कि जिन लोगों ने इन्हें समझाया कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो जो सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रही वो मिल जाएंगी, क्या वाकई में उन लोगों ने उन सुविधाओं का लाभ इनको दिलवा दिया क्या, उन योजनाओं का लाभ इनको दिलवा दिया क्या? और साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि इनके धर्म परिवर्तन कर लेने से हाथरस कांड में ऐसा क्या हो जाएगा जो अब तक नहीं हो रहा था? तो यहाँ पर 50 से अधिक परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। इनका यह कहना है कि एक तो जातिवाद की वजह से ये लोग परेशान हैं, दूसरा कारण इन्होंने बताया कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ इनको नहीं मिल पाता है, बार बार प्रयास के बावजूद इनको सिर्फ आश्वासन मिलता है, उन योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिल पाता है। तीसरा इनका ये आरोप है कि हाथरस में जो कुछ हुआ उससे समाज में जातिवाद को और बढ़ावा मिल रहा है, हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से भी हमने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। आगे बढ़ते बात करते एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे की पत्नी से ऋचा दुबे से ईडी की टीम इस वक्त पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विकास दुबे की पत्नी से आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए विकास दुबे की पत्नी को नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद ऋचा दुबे लखनऊ स्थित ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंची हैं। विकास दुबे द्वारा अर्जित कई अवैध संपत्ति के बारे में पत्नी ऋचा दुबे से ईडी पूछताछ कर रही है। बता दें कि ईडी ने इस मामले में पीएमएलए कानून के तहत मामला दर्ज कराया था। उसके बाद ऋचा दुबे को नोटिस भेजा गया था और अब ऋचा दुबे ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है कि विकास दुबे ने जिन संपत्तियों को अर्जित किया उसका सोर्स क्या रहा, कहां पर कितनी संपत्तियां विकास दुबे की तरफ से बनाई गई हैं। उन तमाम सवालों के बारे में ईडी की टीम ऋचा दुबे से पूछताछ कर रही है। इसके लिए ईडी ने तमाम तैयारियां पहले से पूरी कर रखी हैं और उसी से संबंधित सवाल इस वक्त ऋचा दुबे से किए जा रहे हैं। बिकरू कांड के बाद मारे गए विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे आ गई है इस वक्त लखनऊ के ईडी कार्यालय में। ईडी ने उनको समन करके बुलाया है और विकास दुबे की संपत्तियों से जुड़ी जानकारियों और दस्तावेजों के साथ उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया है। लखनऊ के ईडी दफ्तर इस वक्त पहुंच चुकी हैं ऋचा दुबे। 11 बजे का समय उनको दिया था। देखिए ऋचा दुबे मौजूद हैं कार के अंदर, उनके साथ उनके वकील भी हैं, उनका एक बेटा भी साथ में मौजूद है। कोशिश करेंगे कि हमसे बात करें ऋचा दुबे। ऋचा दुबे के दोनों बेटे साथ में हैं। देखिए उनके दो बेटे हैं, एक यूक्रेन में MBBS कर रहा था, दूसरा इंटरमीडिएट का छात्र बताया जाता है। ऋचा दुबे अपने दोनों बेटों के साथ ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है इस वक्त। ईडी ने उनको समन करके बुलाया था। विकास दुबे की संपत्तियों के बारे में ऋचा दुबे से पूछताछ की जाएगी। ईडी ने इनको ताकीद की थी कि जो भी संपत्तियां हैं उनके कागजात लेके ऋचा दुबे हाजिर होंगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कानपुर शहर में विकास दुबे की जो संपत्तियां हैं, जो कुछ डिटेल्स मिली थी ईडी को, उसके कागजात लेके ऋचा दुबे आएंगी और ईडी उनसे पूछताछ करेगी। कुछ जानकारी ईडी के पास भी है, देखना यही होगा ईडी के पास जो जानकारी है और ऋचा दुबे जो कागजात लेके आती हैं उनको क्रॉस चेक किया जाएगा, उनको वेरीफाई किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ईडी। मैडम आप बताएंगे। और एक बड़ी खबर मैनपुरी से, जहां पर एसपी विधायक राजकुमार यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। जान से मारने की धमकी और बदसलूकी का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। धारा 354C, 504, 509, 506, 505 के तहत
ये केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर हम आपको मैनपुरी से बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक राजकुमार यादव पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री हैं, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जान से मारने की धमकी उनको दी गई है और साथ ही साथ उनके साथ बदसलूकी भी की गई है, जिसके बाद आईपीसी की धारा 354C, 504, 509, 506 और 505 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक पर बदसलूकी करने का और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया। उसके बाद 17 तारीख को मेरे मोबाइल पे 2 बार फ़ोन भी किया, एक ये कीपैड इस पर भी फ़ोन किया, एक बड़ा फ़ोन है उसमें भी फ़ोन किया और बोले मैनपुरी में बिल्कुल भी ये मतलब ये लोगों का ये आप लोग करती हो बिल्कुल ये बंद कर दीजिए। आपने कोतवाली में जाके मैंने तो समझौता दोनों लोगों को कराया है, बोले मैनपुरी में रह नहीं पाओगी और मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और जाति के लेके बहुत। उधर बरेली में थाना परिसर में हिंदू संगठन पर लाठीचार्ज करने के मामले में कार्रवाई हुई है। एसएसपी ने किला इंस्पेक्टर सतीश यादव को लाइन हाजिर कर दिया है। लापरवाही बरतने पर दरोगा और 2 सिपाही भी सस्पेंड किए गए हैं। थाने में कुर्सियां तोड़ने वाले 5 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 20 तारीख की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है और साथ ही साथ अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। किला थाने में बवाल के मामले में अब एक्शन हुआ है। लापरवाही बरतने पर दरोगा और 2 सिपाहियों को निलंबित किया गया है, जबकि किला इंस्पेक्टर सतीश यादव को लाइन हाजिर किया गया है। हरीश शर्मा हमारे साथ बरेली से जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या जानकारी इस कार्रवाई के बारे में? देखिए अमित, ये पूरा मामला किला थाना परिसर का है। यहाँ पर हिंदू संगठन के कुछ लोग एक लड़की के भाग जाने के बाद थाने पर बातचीत करने के लिए पुलिस के साथ आए थे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने बातचीत करने की जगह उनके साथ बदसलूकी की, जिसको लेकर नोक हो गई और देखते देखते हंगामा हो गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि हिंदू संगठन के कुछ लोग पुलिस की नाराजगी जाहिर करते हुए और उन्होंने कुर्सियां थाने पर तोड़ी, जिसके बाद बवाल हो गया। हालांकि पूरे जनपद के तमाम अधिकारी, एडीजी और डीएम तमाम अफसर मौके पर पहुंचे, तब जाकर लोगों को समझाया गया और फिलहाल इस पूरे मामले में एसएसपी की तरफ से कार्रवाई की गई है। सस्पेंड कर दिया गया है 2 सिपाही और 1 दरोगा को, और उसके अलावा जो इंस्पेक्टर 11 दिन पहले यहाँ पर तैनात किए गए थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पुलिस की नासमझी के कारण यहाँ पर बवाल हुआ, उससे कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की भी किरकिरी हो रही है और जो हिंदू संगठन है उनकी भी कार्रवाई भी हो रही है। हरीश, हाँ, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुँचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब स्वास्थ्य मंत्रालय एवं नीति आयोग के साथ न्यूज़ 18 का ये कहना है कि आपसे एक बात बहुत ज़रूरी है जो हम कहना चाहते हैं, और वो है कि मास्क पहनना है, लेकिन मास्क पहनने से भी पहले ज़रूरी है कि हाथों को अच्छी तरह से साबुन और पानी से। वाराणसी में भी लोगों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता ने जब वहां पर जायजा लिया तो लोग मास्क को लेकर अजीब अजीब बहाने बनाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जनता को संदेश दिया कि लॉकडाउन खत्म हो गया लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी रखें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी लगातार रखें। हम इस वक्त वाराणसी के फल मंडी में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की भीड़ लगी हुई है और सारे दुकानदार हैं और यहाँ पे खरीदार भी हैं, लेकिन लगभग अधिकतर लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि हम इनसे ही पूछते हैं कि क्या कारण है कि आप मास्क नहीं लगा रहे हैं। भैया, मास्क आपने नहीं लगाया? नहीं लगा रहे भैया, रखे हैं काम। इतना देर हो गया मास्क, आप क्या मतलब कोरोना खत्म हो गया क्या? अरे नहीं, कोरोना अभी 1 मिनट भैया। आपने भी मास्क नहीं लगाया? अभी हम उनसे बात करने के लिए मास्क क्या जेबा में रखने से कोरोना खत्म हो जाएगा? नहीं। आपका डर खत्म हो गया? नहीं, डर नहीं खत्म हुआ, उधर अथवा कर रहे थे ना। आप अभी जाके मास्क लगाने जा रहे हैं, क्या हुआ? मतलब आप क्या लगता है कि आप खत्म हो गया है कोरोना? कोरोना खत्म तो हो गया है सर। कोरोना खत्म हो गया है? हाँ। अब कोरोना एकदम नहीं है? मगर हम लोग गरीबों को थोड़ा ही कोरोना पकड़ता है, अमीरों को पकड़ता है। क्या गजब बात आप कर, मतलब अमीर और गरीब में ये कोरोना होगा? तो ये धारणा लोगों में, कई लोगों में है। यहाँ भाई साहब हम लोगों को देख के गमछा लपेट लिए। भैया, मास्क नहीं है? मास्क हमारा घर पे छूट गया है। मास्क घर पे? तो रोज घर पे छूट जाता है? नहीं, आज छूटा है। आज छूटा है। तो डर कुछ है कि नहीं? अभी डर है, ऐसी बात नहीं है। चाचा जी, मास्क नहीं है?
नहीं, मास्क है, धुला हुआ है। धुला हुआ है। तो फिलहाल जब तक धुला रहेगा तब तक बिना मास्क के रहेंगे आप? नहीं, फिर हो जाएगा फिर सही। नहीं, यहाँ काफ़ी भीड़ लगी रहती है और संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। आप ये भी कहा जाता है कि आपकी उम्र के लोगों को ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। उसका हम इलाज पर डे करते हैं आयुर्वेद की तरह से, समझ रहे हैं। प्रतिदिन इतना अदरक और 2 जवा लहसुन खाने से इसका संक्रमण खत्म हो जाएगा। नहीं, हमें इसको लेकर के जागरूकता करनी पड़ेगी, सब लोगों को मास्क लगाना पड़ेगा और जो 2 गज की दूरी है उसको भी रखना पड़ेगा। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ मैं रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। उधर स्मृति दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी ने 9 शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान 1 साल में शहीद हुए 9 पुलिसकर्मियों के परिजनों को सीएम ने सम्मानित किया। इसमें बिकरू कांड में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि और लखनऊ और पुलिस लाइन में शोक परेड भी निकाली गई और साथ ही साथ हर पुलिसकर्मी का सम्मान किया जाएगा, उसके परिवार का सम्मान किया जाएगा। सरकार हमेशा परिवार के साथ खड़ी है। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 34,217 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 596 करोड़ रुपए मूल्य की चल अचल संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इससे समाज में एक बेहतर संदेश गया है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।